हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को रवि क्लासेस में स्वागत है। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई जो होता है अच्छी तरह से चल रही होगी और आप लोग रिवीजन जो अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जो हम लोग पिछले क्लास में जो थ्योरी प्लस कुछ क्वेश्चन जो किए थे उसको आप लोग अच्छी तरह से रिवीजन कर रहे होंगे। आज हम जो होता है मैथ का ही क्वेश्चन 1.2 का थ्योरी क्वेश्चन में हम देखते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन आपको रह गया था शेष, वो आज हम करने वाले हैं। जिसमें दिखा उसमें पूछा गया था कि आपका थ्योरी में ही अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना था। उसमें हम दो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 और 9 और 25 का आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसके द्वारा? एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हम देखते हैं कि जब 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 मरतबा लगेगा, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाते हैं तो आपका 1 मरतबा लग जाएगा। फिर इसी तरह से 9 का अभाज्य गुणन करते हैं, 3 मरतबा 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, फिर इसको 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसी तरह से 25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यह आपका 25 यानी 5 मरतबा लगता है। फिर इसी को हम जो होता है अरेंज करके हम लिखते हैं। 8 को हम 2 के पावर 3 गुने 1, फिर 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर गुने 1, फिर 25 को लिख सकते हैं यानी 5 के स्क्वायर गुने 1। तो हम जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वो होता है जो पार्ट आपका कॉमन होता है, यानी ये आपका कॉमन होता है 1 1 1, यानी 1 आपका कॉमन है। तो इसलिए हमारा मानी महत्तम संवर्तन एचसीएफ जो आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर एलसीएम क्या होता है? एलसीएम हम इसका निकालते हैं यानी लघुत्तम संवर्तन। तो लघुत्तम संवर्तन यानी इन सभी का को आपस में गुना कर देते हैं। जैसे 2 के क्यूब, 3 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर, तब गुना करने के बाद हमको जो होता है 1800 आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 4 नंबर में। आज हम लोग चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में है, देखते हैं हम लोग कि एचसीएफ 4 नंबर में आज कितनी तारीख है? आज आप लोग का 27 तारीख है 7 और 2026। क्वेश्चन हम देखते हैं। एचसीएफ रहता है, क्वेश्चन आपका है एचसीएफ 306, फिर 657 बराबर 9 दिया है। 9 दिया है और एलसीएम आपका 306 फिर 657 ज्ञात कीजिए कीजिए एचसीएफ जोता और एलसीएम आपका जोता एचसीएफ आपका दिया हुआ जो कि 9 के बराबर है और एलसीएम आपका जो दिया एलसीएम जोता है यहाँ दिया हुआ, तो आपका ज्ञात करना कि किसके बराबर होगा। तो हम सोल्यूशन चलते हैं यानी हल में देखते हैं कि दिया है आपका क्या दिया है आपका पहली संख्या, पहली ये आपका पहली संख्या हो जाएगा। पहली संख्या बराबर आपका हो जाएगा देखिए 306। फिर दूसरी संख्या आपका दूसरी संख्या आपका 657 दिया हुआ है। इसमें आपका जैसे ये पहली संख्या हो गया और ये दूसरी संख्या हो गया।
फिर उसके बाद आपका मौसो तथा महत्तम समवर्तन क्या दिया हुआ है, मौसो आपका 9 दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है आपका क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अतः आपको क्या लगा निकालना है, लघुत्तम समवर्तन निकालना है। तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि लघुत्तम लस बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मौसम। पिछले क्लास में हम बताए थे आपको कि लघुत्तम समवर्तक क्या होता है, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में मौसम। तो इसमें हम बारी बारी वैल्यूज को पुट करते हैं। पहली संख्या को क्या दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। फिर दूसरी संख्या आपको क्या दिया हुआ है, 657 दिया हुआ है। और फिर मौसम आपका दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। हम इसको सोल्व करते हैं, यानी लघुत्तम समवर्तक यहाँ लिखते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। तब क्या होता है, 9 मरते लगाते हैं, 3 मरते पहले 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, 0, 3 दूना 6, फिर 3 मरते लगाते हैं यहाँ से, तो 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 चौके 12। फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 34 गुने 657 को, 34 और 57 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तब आप लोग 34-57 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 2200 होता है, यानी इतना 22,338 आ जाएगा आपका। आप लोग मल्टीप्लाई कर देख लीजिएगा, ये आप लोग का सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। ये आपका 4th नंबर का क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आपका जो था 5 क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 8 अंक जो था संख्या जो था 6 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो चलते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा। ये आपका 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जांच करिए, यानी दिखाना है कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो था संख्या 6 पावर n अंक जो था 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपको दिखाना है। तब मान लेते हैं, माना कि a पावर 6 पावर n, फिर इसके बाद 6 को हम जो था तोड़ते हैं, तब इसको 6 को हम 2 गुना 3 के पावर n लिख सकते हैं। फिर इसको हम 2 के पावर n गुने 3 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, इसको इस तरह से। फिर इसके बाद क्योंकि संख्या जो था आपका 6 के पावर n के रूप में आपका है, अतः 0 पर समाप्त नहीं जो था हम नहीं जो था हो सकता है, जो था आपका 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। यानी क्योंकि हम जानते हैं कि किसी संख्या का गुणनफल जो होता है, गुणनफल में गुणनखंड 2 और 5 जब होता है तभी अंतिम अंक 0 प्राप्त होता है। यानी बोला जा रहा है कि आपका जब गुणनखंड जो करते हैं तो उसमें आपका 2 और 5 अगर प्राप्त होता है तभी आपको लास्ट में 0 देखने को मिलेगा, ये आपको बताया जा रहा है। यानी
2 और 5 का, यानी 5 दूनी 10, जिसमें आपका लास्ट आपका 0 आ रहा है, तो अंतिम जो था अंक 0 प्राप्त होता है। यहाँ पर आपको यहाँ आपको परंतु यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि 6 का जो था केवल गुणनखंड जो करते हैं तो हमारा 2 प्राप्त हो रहा है, 5 हमारा यहाँ नहीं मिल रहा है, और इससे आपको लास्ट में अंतिम अंक आपको 0 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 5 मौजूद नहीं है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए आपको 0 अंक नहीं, यानी 0 जो था अंक नहीं मिलेगा, अंक 0 पर जो था समाप्त नहीं हो सकता है, ये आपको दिखाया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ आपको 5 क्वेश्चन व्याख्या करना है कि 7, 11 और गुने 13 प्लस 13 और इतना का जो भाज्य संख्या क्यों है, ये आपको दिखाना है। तो हम जानते हैं कि कॉन्सेप्ट है आपका, जब 2 या 2 से जो है अधिक अभाज्य संख्या को गुणा करते हैं, क्या बोले गुणनफल जो है आपका भाज्य संख्या होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल जो होता है आपका एक भाज्य संख्या प्राप्त होता है, ये आप लोग लिख लीजिएगा साइड में, भी आया, ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, ये आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। फिर हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन कि माना के जो था आपका ये दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं ये मान लेते हैं, तथा बी आपको इस पूरा को मान लेते हैं बी, यानी 7, 6, 5 से लेकर 1 प्लस 5 तक ला। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि ये बराबर आपको 7 गुने 11 गुने 13 गुण प्लस जो था 13 है। हम जब इसको जो था 13 यानी 11 77 77 हो गया प्लस 1, यानी 13 फिर कॉमन ले लेते हैं, 13 आपको कॉमन हो जाता है, फिर 13 गुने यानी 77 एक 78 हो जाएगा, और फिर 13 गुने 78 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है एक भाज्य संख्या जो होता है प्राप्त होता है। क्या होता है? दो अभाज्य संख्याओं का जो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या होता है, एक क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि a बराबर जो आता है वो एक भाज्य संख्या है, एक क्या है? भाज्य संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट तो इसी में है, फिर आपको फिर बोल सकते हैं कि b, फिर देखिएगा आप लोग, फिर b बराबर लिख सकते हैं 6, 7, 5, 4, 3, 2 गुने 1 प्लस 5। 5 को किस तरह से लिख सकते हैं? 5 को लिखा जा सकता है, आपको 5 को कॉमन लेते हैं यहाँ से, तब 7 6 42, इसको 42, फिर 4 12 यानी 42 गुने 12 अदुना 24, और फिर यहाँ से आप 1 लिख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप लोग, आएगा 42 24 में 4 दूना 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, सही है। 4 दूना 8, 4 चौके 16, 3 दूनी 4 और 84 हो गया 8 0 और 10, यानी इतना आता है। तो 5 इसको लिख सकते हैं 0 0 8 प्लस 1 के रूप में। फिर ये आता है आपको 1 0 0 9 के रूप में देखने को मिलेगा। फिर हम इसको 5 गुने होता है 1 0 0 9, यानी इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है?
आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है एक भाज्य संख्या होता है। यही हम लिखने वाले हैं कि क्योंकि हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य 2 या 2 से अधिक तथा अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या होता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल एक भाज्य संख्या होता है। इसलिए आपका b भी एक भाज्य संख्या हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं b बराबर हो जाएगा एक भाज्य संख्या, एक भाज्य संख्या। इसलिए हम बोल सकते हैं कि b एक भाज्य संख्या होता है। आप लोग को वीडियो जो होता है और ऑडियो आपके पास अच्छी तरह से जो होता है पहुंच रही होगी। अगर नहीं हो तो कमेंट कीजिएगा। आप लोग ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद करिए।